हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेव मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस। और इन डेफिनेशंस में हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेशंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में जो हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी अगर हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को लेकर रिलेशन, कि भाई इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है ये आपका हमेशा काम आएगा, चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के हो, और चाहे आप उसके आगे नीट और जेई की तैयारी करो, तो ये फॉर्मूला हमेशा आपके काम आने वाला है। और फिर उसके लास्ट में हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को लेकर, कि भाई अलग अलग मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव की क्या क्या स्पीड होती है और इनमें बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि वेव में क्या होता है कि वेव जब किसी भी मीडियम से ट्रैवल करता है तो मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और जो वेव है वो मीडियम में यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है। तो वेव जिस वेलोसिटी से ट्रैवल करता था उसे हम लोग वेव वेलोसिटी कहा करते थे। ठीक है, और मीडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लिया जाए कि ये आपका वेव है, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होगा, ये वाला अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। तो इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखना चाहता हूँ कि भाई किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से पार्टिकल आपका मैक्स टू मैक्स कितना दूर जा सकता है। तो वो जितना मैक्सिमम दूरी जा सकता है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूरी हो सकता है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमें इसमें पढ़ना है वो है फ्रीक्वेंसी, कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो रहे हैं उससे आपको फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पार्टिकल है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, और सपोज दैट एक सेकंड में इसने 20 बार ऐसे ऑसिलेट किया, यानी 20 साइकिल्स कंप्लीट कर ली, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 20। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस होते हैं उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म आता है, वह है टाइम पीरियड, कि भाई टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है। तो टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम पीरियड का मतलब हो गया वो समय जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, यानी द टाइम आफ्टर विच रिपीटेशन स्टार्ट्स इज नोन एज टाइम पीरियड। जैसे मान लिया जाए कोई भी एक पार्टिकल ले लो, उसे एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है वो 2 सेकंड का समय है, तो उसका जो टाइम पीरियड हो गया वो 2 सेकंड हो गया। आप सपोज दैट पार्क में गए और पार्क का आपने एक चक्कर लगाया, और एक चक्कर लगाने में आपको आधे घंटे का समय लगा, यानी आधे घंटे बाद आप दूसरा चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो समय जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। सो टाइम पीरियड बोले तो द टाइम आफ्टर विच रिपीटेशन स्टार्ट्स, द टाइम आफ्टर विच रिपीटेशन स्टार्ट्स इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं पूछूं कि भाई टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सेकंड। ठीक है,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का अगर आपको रिलेशन समझना है तो आप ऐसे समझिए, जैसे मान लें दो आदमी हैं ए और बी, दो बच्चे हैं ए और बी। ए जो है वो आपका 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है और ये 8 चक्कर लगा लेता है। ठीक है, ये 1 घंटे में 5 चक्कर लगा रहा है और ये 8 चक्कर लगा रहा है। तो कोई पूछेगा भाई फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा है क्योंकि यूनिट टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो रहे हैं। और कोई पूछे टाइम पीरियड किसका ज़्यादा है, तो देखिए टाइम पीरियड का मतलब वो समय जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। अब सोचो अगर ये बंदा ए जो है अगर वो 1 घंटे में 5 चक्कर लगा रहा है जबकि बी वही 1 घंटे में 8 चक्कर लगा दे रहा है, इसका मतलब एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय किसको लग रहा है, तो ऑब्वियसली ए को ज़्यादा समय लग रहा है तभी तो ये कम चक्कर लगा पाया है। तो अगर ए को ज़्यादा समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में, इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो ए का ज़्यादा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए का जो टाइम पीरियड है वो बी से ज़्यादा है। बट अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर दें तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, बी की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा ना कि भाई जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है, जिसका टाइम पीरियड कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का अपने को रिलेशन क्लियर होता है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या था, सेकेंड। तो अगर इसी को ऊपर ले जाओगे तो पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट मिल जाएगा और वो हो जाएगा पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक सी कुछ डेफिनेशंस हो गई। अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में फेस कितना तेजी से, या फेस बोले तो फेस एंगल कितना तेजी से चेंज हो रहा है, उससे हमें टाइम पीरियड का पता चलता है। जैसे मान लिया जाए कोई पार्टिकल है, ठीक है, और वो किसी सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग घूम रहा है। ठीक है, और मान लिया जाए इनिशियली वो यहाँ पे था, t = 0 पे यहाँ था, और कुछ देर बाद वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फेज एंगल कवर हुआ है या फिर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतना। तो ये आपका यहाँ पे फेज एंगल आ गया। ठीक है, अब अगर आप एक टाइम पीरियड के लिए बात करते हो कि भाई फॉर अ कंप्लीट साइकिल बताइए यहाँ पर आपका फेज में कितना चेंज आएगा, तो सोचो ये पार्टिकल एक टाइम पीरियड में तो पूरा चक्कर कवर कर लेगा ना, और अगर ये पूरा चक्कर कवर कर ले रहा तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फेज एंगल जो आएगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। और 360 डिग्री बोले तो 2 पाई रेडियन, यानी यहाँ पे हमारा जो फेज एंगल आएगा वो 2 पाई रेडियन का आएगा। और कब, तो जब हमारा एक कंप्लीट साइकिल का बात किया जाएगा, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता था उसे हम लोग टाइम पीरियड कहा करते थे। तो यहाँ से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस यानी फेस समय के साथ कितना तेजी से चेंज कर रहा है। तो फेस हो गया 2 पाई और टाइम हो गया कैपिटल टी। तो ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में फेस कितना तेजी से चेंज हो रहा है, इसी से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। ठीक है बच्चों, अब इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है वेव नंबर। वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसको हम के से नहीं, इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, इससे आपको वेव नंबर समझ में आता है। तो वेव नंबर बोले तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इससे आपको वेव नंबर समझ में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारी कुछ वेव्स हैं, ठीक है, और ये जो लंबाई है ये आपका 1 मीटर है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे वेव नंबर क्या है,
तो आपको ये गिनना है कि यूनिट लेंथ में कितनी नंबर वेव्स प्रेजेंट है। तो आपको ये पता है ना कि भाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा एक वेव है, तो यहाँ पे ऐसी कितनी वेव्स है, ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन हो गया। तो यहाँ पे अगर तीन वेव्स प्रेजेंट है यूनिट लेंथ में, इसका मतलब यहाँ पे आपका वेव नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि बताओ वेवलेंथ और वेव नंबर में क्या रिलेशन होता है, यानी इन्वर्सली का रिलेशन है या डायरेक्टली का रिलेशन है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ का मतलब लेंथ ऑफ ईच वेव, यानी प्रत्येक वेव की जो लंबाई होगी उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा एक वेव है, तो इसकी जो भी लंबाई होगी उसी को हम लोग वेवलेंथ कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही वेव है, तो इसकी जो लंबाई है इसे हम लोग वेवलेंथ कह रहे हैं। अब एक बार सोच के देखो कि अगर मैं इस वेव की लेंथ को बढ़ा दूं तो क्या लगता है कि यहाँ 1 मीटर लंबाई में 3 वेव्स प्रेजेंट हो पाएंगी? तो शायद नहीं। इसका मतलब अगर आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हो तो आपका वेव नंबर घट रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे शेयर्ड ऑटो है, शेयर्ड ऑटो में जनरली अगर बच्चे बिठाए जाए तो 4 बच्चे आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन वहीं अगर 4 बच्चों की जगह 4 आंटियां बिठाई जाए, वो भी मोटी मोटी, तो क्या वो 4 बैठ जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा वेव नंबर उतना ही कम आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ और वेव नंबर में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली का होता है। तो यानी वी आपका वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। सो बच्चे इसे आप याद रखेंगे। बाकी अगर कोई पूछे कि वेव नंबर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो भाई वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, और यही मीटर ऊपर चला जाएगा तो पर मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो पर मीटर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं और नहीं चाहें तो ना भी करें, कौन रोक लेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आप देख लो आपको क्या करना। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एंगुलर वेव नंबर की। तो भाई देखो, अगर आपको एंगुलर वेव नंबर निकालना है तो एंगुलर वेव नंबर को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर वेव नंबर करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं, आपको जहां भी एंगुलर वर्ड दिख जाए ना, आप वहां पे सिर्फ 2π का मल्टीप्लीकेशन करा दो और कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर वेव नंबर, तो आपका वेव नंबर क्या था? 1/λ। तो इसे आप 2π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका एंगुलर वेव नंबर। तो ये आपका एंगुलर वेव नंबर हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ओमेगा से। तो अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखना है तो आपको क्या करना था? तो भाई आप फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो बात समझ रहे हो? यानी यहीं कहीं पे भी अगर एंगुलर वर्ड दिख जाए तो आप समझ लेना कि आपको 2π का मल्टीप्लीकेशन कराना है। ठीक है, तो ये बेसिक से 2 चीजें हो गई। अब इसके बाद इसमें एक और टर्म आता है वेव वेलोसिटी, कि भाई वेव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। तो वेव वेलोसिटी नाम से ही पता चल रहा है कि वेव की जो वेलोसिटी होगी उसे आप वेव वेलोसिटी से कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक वेव है और ये इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो भैया जिस रफ्तार से आगे बढ़ेगी वही आपका वेव वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वेव वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, तो इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर हम रिलेशन देखेंगे, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी यहाँ पे हमें वेव वेलोसिटी का रिलेशन देखना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ, तो आपको वेलोसिटी का बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर वेव की वेलोसिटी है तो सीधी सी बात है, आप ये देख लीजिए कि आपके वेव ने कितना डिस्टेंस तय किया और उस डिस्टेंस को तय करने में उसे समय कितना लग गया। ठीक है, तो अगर मैं, वैसे तो मुझे डिस्टेंस और टाइम का कोई जानकारी नहीं होता, बट अगर मैं एक वेव की बात कर दूं, तो जैसे ये आपका एक वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस दूरी को तय करने में इस वेव को कितना मतलब ये जो इस वेव ने दूरी तय किया वो कितना है आपका लैम्डा, और इस दूरी को तय करने में जो समय लगा उस समय को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्योंकि टाइम पीरियड का बेसिक डेफिनेशन बताया था ना आपको कि वो समय जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। तो देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कोई रिपीटेशन नहीं है, इसके बाद फिर यही चीज रिपीट हो गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय ही आपका टाइम पीरियड हो गया। और एक वेव का जो लेंथ होता है उसे आप लोग वेवलेंथ कह देते हो। यानी यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि भाई लैम्डा डिस्टेंस तय करने में वेव को कितना समय लग रहा है, तो आप कहोगे कैपिटल टी। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि लैम्डा डिस्टेंस तय करने में आपको समय कितना लगेगा, तो आप कह रहे हो कैपिटल टी, तो भाई ये दोनों वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में डाल दो। तो v इज इक्वल टू लैम्डा बटे में कैपिटल टी, और आपको पता है ना कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू में 1/t, और 1/t को मैं न्यू लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका रिलेशन। तो इस रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये रिलेशन आपके बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसको कर लीजिए। इसके बाद इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्टडी कीजिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया होगा और देखते हैं आपने सही किया या नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ फार डज अ साउंड वेव ट्रेवल इन एयर। हाउ फार का मतलब कितना दूर, यानी आपका जो साउंड वेव है वो एयर में कितना दूर तक ट्रेवल करेगा जब एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 256 हर्ट्ज, ये कितने वाइब्रेशंस करेगा, 64 वाइब्रेशंस। ठीक है, और यहाँ पे एयर की वेलोसिटी दे रखी है साउंड के अंदर, मतलब सॉरी साउंड की वेलोसिटी एयर के अंदर दे रखी है 320 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि दूरी कितनी तय करेगा, तो बस आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपको डिस्टेंस निकालना है और क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 256 हर्ट्ज, और यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हुई है, 64 वाइब्रेशंस। 64 वाइब्रेशंस हुई है, इसका मतलब यहाँ पे 64 वेव्स निकली हैं। और यहाँ पे जो साउंड वेव का स्पीड है एयर के अंदर वो आपको दे रखा है 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तब सोचो कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 64 वाइब्रेशंस कितना दूरी तय करेंगे, तो पहले ये तय कर लो कि एक वेव जो है वो कितना दूरी तय कर रहा है। एक वेव की दूरी अगर मिल जाएगी तो 64 वेव्स की अपने आप मिल जाएगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे वेव निकल रही है ना उस ट्यूनिंग फॉर्क से, तो भाई एक वेव ने कितना दूरी तय किया, तो इतना, यानी कि एक वेव की जो दूरी है उसे आप वेवलेंथ कह रहे हो। तो अगर एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा वो मिल जाए तो 64 वेव्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे क्या वो हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेना चाहिए, और वेवलेंथ अगर मिल जाएगा तो उसे 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपने आप मिलेगा। अब सोचो कि वेवलेंथ कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है और स्पीड भी दे रखा है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 256 हर्ट्ज। और आपका अच्छा आपको निकालना क्या था, लैम्डा निकालना था ना, तो लैम्डा को एक तरफ कर लो बाकी सब एक तरफ। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी बटे में न्यू। तो वेलोसिटी कितनी है, तो 320 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 256। इसको डिवाइड मारते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम बात करते हैं 8 की, 8 के टेबल की, 8 4 जा 32, और यहाँ पे 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। अब हम बात करते हैं फिर से 8 के टेबल की, तो 8 चौक 32 और 8 25 60, 8 25 40, तो ये 5/4 बोले तो 1.25 मीटर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी सब आपने एसआई में डाली है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी तो एसआई में आएगा। यानी यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा जो एक वेव का लेंथ है वो 1.25 मीटर है। तो अगर एक वेव इतनी दूरी तय करती है तो 64 वेव्स कितनी दूरी तय करेंगी, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो यहाँ पे निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ वेव्स कि भाई कितनी वेव्स हैं, एंड लेंथ ऑफ ईच वेव, प्रत्येक वेव की लेंथ कितनी है। तो फिलहाल 64 वेव्स हैं और एक वेव की जो लंबाई है वो 1.25 मीटर है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका 80 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। सो बच्चों समझ में आ रहा है क्वेश्चन कितना आसान था। कहीं ना कहीं आपने समझने में कुछ गलती की होगी अगर आपका नहीं हुआ, और अगर हो गया है तो हमारी तरफ से आपको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा वो वक्त के साथ बताया जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कर लीजिए। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं आपको। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं हुआ तो इधर देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अ सोर्स ऑफ साउंड इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ एन आयरन बार, यानी यहाँ पे एक आयरन बार है
मान लीजिए ये हमारा एक आयरन बार है और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, तो 2 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड टू साउंड्स आर हियर्ड एट द अदर एंड एट एन इंटरवल ऑफ 5.6 सेकेंड, यानी यहाँ पे मान लिया जाए हमारा एक सोर्स ऑफ साउंड है जिससे आपकी आवाज़ निकल रही है, साउंड वेव्स निकल रही हैं, और ये साउंड वेव जो है वो आयरन के थ्रू भी ट्रैवल कर रहा है और एयर के थ्रू भी ट्रैवल कर रहा है। और कह रहा है कि अदर एंड पे जब मैं इन दोनों आवाज़ों को सुनता हूँ, यहाँ पे खड़ा होके एक बार मैं इसके थ्रू सुनता हूँ, एक बार मैं इसके थ्रू सुनता हूँ, या ये कह लो कि दो अलग अलग लोग इन दोनों ही वेव्स को सुन रहे हैं, साउंड वेव्स को, ठीक है। तो इसके अंदर जो टाइम गैप आ रहा है वो 5.6 सेकेंड का है। तो कह रहा है कि यदि साउंड की वेलोसिटी एयर में जो है 330 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ आयरन में क्या होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ देख लो कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो आपको पता है दोनों ही साउंड वेव्स को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो 2 किलोमीटर का है, यानी यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है, जिसे हम 2000 मीटर कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती है सब हमें एसआई में लिखनी चाहिए। तो ये हमने डिस्टेंस को 2000 मीटर लिख दिया। अब कह रहा है कि जो दोनों साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, मतलब सुनाई दे रही है जो हमें, वो कितने टाइम इंटरवल पे हैं, 5.6 सेकेंड के, यानी हमारा T1 माइनस T2 जो है वो 5.6 सेकेंड है। और एयर में जो साउंड की वेलोसिटी है वो आपका 330 मीटर पर सेकेंड है, और आयरन में क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। बस इतना ही सा क्वेश्चन है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि साउंड वेव ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कहाँ करता है, एयर में या आयरन में। तो अगर कभी आप लोग गांव गए हों और आपके घर के आसपास से कोई ट्रेन, रेलवे स्टेशन हो या ट्रेन की पटरियां जा रही हों, तो कई बार आपने देखा होगा लोगों को पटरियों पे कान लगा के सुनते हुए, और वो बेसिकली ये सुनते हैं कि ट्रेन अभी कितना दूर है, क्योंकि नॉर्मल आवाज़ हमें नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन जब हम पटरी पे कान लगाते हैं और ट्रेन अगर हमसे 2 4 5 किलोमीटर दूर भी होगी तो उसके अंदर आवाज़ आ रही होती है, यानी कि वो साउंड वेव जो एयर से ट्रैवल करके अभी हम तक नहीं पहुंची है वो आयरन से ट्रैवल करके हम तक पहुंच गई। इसका मतलब आयरन में जो रफ्तार है वो कहीं ज़्यादा है, और जिसकी रफ्तार ज़्यादा होती है उसे डिस्टेंस ट्रैवल करने में समय कम लगता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो समय है ये कौन सा वाला कम समय होगा, तो आयरन वाला जो समय है वो कम होगा। तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है ना। इसका मतलब मैंने जो T2 लिखा था वो बेसिकली आयरन वाला समय है, और T1 जो है वो एयर वाला समय है। तो एयर में क्योंकि स्पीड कम है इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए दोनों का जो गैप है वो 5.6 सेकेंड दे रखा है। अब सोचो ये सॉल्व कैसे होगा। तो मुझे बताओ, अगर आपको ये पता है कि आपको 2000 मीटर की दूरी तय करनी है, आपको आपकी रफ्तार भी पता है, तो क्या आप समय नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकल जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कहोगे क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड। अब एयर के लिए अगर आप बात कर रहे हो कि भाई हवा में कितना समय लग रहा है, तो डिस्टेंस देखो पहले कितना ट्रैवल करना है, 2000 मीटर। फिर आप सोचो कि एयर में आपकी रफ्तार कितनी है, तो एयर में जो रफ्तार है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एयर में जो समय लग रहा है वो निकल के आ जाएगा, और ये जो समय है आपका एयर के लिए वो आएगा आपका 6.06 सेकेंड्स का, ठीक है। तो इतना समय लग रहा है। अब सोचो एयर में अगर इतना समय लग रहा है और आपको टाइम इंटरवल पता है, तो क्या आप आयरन वाला समय नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकल जाएगा। आप सिंपली बोलोगे क्योंकि टी एयर माइनस टी आयरन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5.6, और मुझे निकालना क्या है, टी आयरन। तो टी आयरन को उधर कर दो और 5.6 को इधर कर दो, तो यहाँ से आपका टी आयरन जो आएगा वो आ जाएगा टी एयर माइनस का 5.6, और एयर में जो समय लग रहा है वो 6.06 माइनस 5.6। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 6 आ जाएगा, 10 में से 6 क्या 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.46 सेकेंड। तो आप ये समझ लीजिए कि आयरन में साउंड वेव को ट्रैवल करने में सिर्फ कितना समय लगा, तो 0.46 सेकेंड का समय लगा।
ठीक है, सिर्फ 0.46 का सेकंड का समय लगा, जबकि एयर में कितना समय लगा, तो 6.06 सेकंड। यानी आप देख सकते हो आयरन में जो साउंड वेव वो कितना तेजी से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपको समय मिल गया और डिस्टेंस आपको पता है तो स्पीड निकालना कौन सी बड़ी बात है, तुरंत निकल जाएगा, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला। तो देख रहे हो बेसिक से कंसेप्ट हैं आपके, और उन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। तो क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आप एयर की स्पीड देख रहे हो तो एयर में ट्रैवल करने में कितना समय आयरन के लिए अगर आप स्पीड देखना चाहते हो कि भाई आयरन में कितना स्पीड से ट्रैवल करेगा साउंड वेव, तो यहाँ पे समय भी आयरन वाला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम टी आयरन लिख दें। अब सोचो डिस्टेंस कितना था, 2000 मीटर, तो यहाँ 2000 कर लो, और जो आपको आयरन में समय लग रहा था वो कितना था, 0.46। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आयरन में आपको रफ्तार मिल जाएगी कि भाई आयरन में क्या रफ्तार है। तो आयरन के लिए आपका जो रफ्तार निकल के आएगा साउंड वेव का, वो आएगा 4348 मीटर पर सेकेंड, 4348 मीटर पर सेकेंड। अब देख लो बच्चों, आपके सामने है स्पीड, एयर में क्या रफ्तार है साउंड वेव की, सिर्फ 330 मीटर पर सेकेंड, जबकि वहीं आयरन के अंदर जो रफ्तार है वो कितनी है, 4348 मीटर पर सेकेंड। यानी आयरन में कितना तेजी से साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है उसका आपको यहां से अंदाजा लग सकता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, या फिर अगला कंसेप्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे लिख लीजिए। तो बेटा अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की, हमें दोनों ही तरह की वेव्स की बात करनी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या स्पीड होती है और ट्रांसवर्स वेव की क्या स्पीड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की, कि अगर कोई भी ट्रांसवर्स वेव किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसकी स्पीड को लेकर क्या फॉर्मूला होगा। तो ध्यान रखना बेटा, इसका डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट ही आपके आगे डेरिवेशंस में काम आएंगे और न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आए कैसे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस आप जब फॉर्मूला याद करो तो किस चीज का क्या मतलब है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो टी का मतलब है टेंशन। ठीक है, तो टी का मतलब यहाँ पे टेंशन है, और एम का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और वी का मतलब तो आपका वही वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड वेव की जो वेलोसिटी है उसको, वो अगर एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को लेकर फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एम। तो बेटा ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि आजकल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी तभी सॉल्व कर पाते हैं आप लोग जब आपको बेसिक फॉर्मूले पता हो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इन पे बेस्ड। अब ऐसे ही अगर साउंड वेव आपका किसी सॉलिड बॉडी से ट्रैवल कर रहा हो, साउंड वेव नहीं सॉरी, साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, कोई भी ट्रांसवर्स वेव अगर किसी सॉलिड बॉडी से ट्रैवल कर रहा है तो वहां पे वेलोसिटी को लेकर क्या फॉर्मूला है, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ईटा बटे में रो। ईटा जो है यहाँ पे वो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और रो जो है आपका वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए, इन दोनों को याद कर लो, आपके काम आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये तो आपका ट्रांसवर्स वेव के लिए हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड को लेकर हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, 3 अलग अलग मीडियम्स के लिए। जैसे हम पहला बात करते हैं कि अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है किसी भी लिक्विड या फिर किसी भी गैसियस मीडियम से ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड को लेकर क्या फॉर्मूला है, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बटे में रो। तो यहाँ पे k का मतलब हो गया आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और रो का मतलब आपका वही डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो जब भी याद करो, मैं आपसे हर बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी याद करो तो फॉर्मूले को याद करने के साथ साथ उसमें क्या जो चीज़ें लिखी है उनके मतलब क्या है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अगर हम सॉलिड बॉडी की बात करते हैं, यानी साउंड वेव अगर किसी भी सॉलिड बॉडी से ट्रैवल करता है तो उसके स्पीड को लेकर फॉर्मूला है v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 4/3 ईटा बटे में रो। तो यहाँ पे जो ईटा है वो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ
रिजिडिटी को, ठीक है। बाकी रो का मतलब वही आपका डेंसिटी है, के का मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब यही लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर किसी सॉलिड रॉड से ट्रैवल कर रहा हो, किसी सॉलिड रॉड से ट्रैवल कर रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी को लेकर फॉर्मूला है v इक्वल टू वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई बटे में रो। तो y जो है वो बेसिकली उस सॉलिड रॉड का यंग्स मॉडुलस होगा। तो ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये आपके, बाकी रो का मतलब आपका डेंसिटी हो गया। तो ये आपके ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को लेकर जो फॉर्मूलेज थे वो मैंने सारे लिख दिए। अब इस पे बेस्ड एक में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो गलत करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन है इतना आसान कि इंसान ना चाहते हुए भी गलत कर देता है। यकीन ना हो तो देखो अभी। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो फिर हमें यहाँ पे। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और आपने जब सॉल्व किया होगा या रीड किया होगा तो आपने कहा सर इसमें तो क्या, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें क्या ही था, कुछ भी तो नहीं था। क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्टील वायर है जिसकी लंबाई दे दी गई है, और स्टील वायर की लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी है 0.72 मीटर, और स्टील वायर का मास दे दिया है ना, और स्टील वायर का मास कितना है, तो वह 5 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द वायर इज अंडर अ टेंशन ऑफ, तो इस वायर में जो टेंशन है वो कितने का है, तो वायर में हमें टेंशन दे रखा 60 न्यूटन का। तो यानी कि यहाँ पर मुझे टेंशन भी गिवन है, तो टेंशन कितना है 60 न्यूटन का, ओके। अब इसके बाद इसने क्या कहा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑफ द वायर, यानी यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है, और किसकी निकालनी है, तो ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड देखने के वायर में कितनी होगी। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव वाले फॉर्मूले लगेंगे स्पीड के, और जो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड देखना है वो वायर के लिए। वायर बोले तो एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बटे में m। तो यहाँ पे t का मतलब टेंशन था, टेंशन मुझे गिवन है, m का मतलब मास, तो मास भी मुझे गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टी, टी के जगह 60 लिख देंगे और मास की जगह लिख देंगे 5 × 10⁻³ अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये किया है, ठीक है, और ये करने के बाद वो खुश हो रहे हैं कि उनका सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका गलत है, क्योंकि आपने जब ये फॉर्मूला याद किया होगा तो मुझे यकीन है कि आपने टी का मतलब टेंशन और एम का मतलब आपको लग रहा होगा जैसे मास है, लेकिन नहीं, एम का मतलब मास नहीं है, ढंग से जाकर देखो, एम का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आप मास की वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, आपको तो मास पर यूनिट लेंथ डालना है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे मास को पूरे लेंथ से डिवाइड करोगे। अगर आपको मास पर यूनिट लेंथ निकालना तो क्या करोगे भाई, पूरे मास को पूरे लेंथ से डिवाइड करोगे। तो यह मास है कितना, तो 5 × 10⁻³ और टोटल लेंथ कितना है, तो 0.72। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू मिलेगी, जो कि आपका 6.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर है। 6.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर है। तो ये मुझे मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को उठा के अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, टी की जगह आ गया 60, और मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी है, तो 6.9 × 10⁻³ और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको जो वेलोसिटी मिलने वाली है वो आएगी 93 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे करके देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ यहाँ गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा गलत करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और फिजिक्स थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान लगने लगी होगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप अपने साथ आगे भी देखना चाहते हैं, ठीक है।
और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। और हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका लैप्लास करेक्शन और न्यूटन्स फॉर्मूला, जो कि एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तभी तो आएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, ओके बाय।